Hello, Assalamu alaikum. This is Osman from Zab FM Digital. Welcome to HR Pavilion, brought to you by Ms. Hareem Siddiqui, along with the BBA 6A. So we have a very energetic and very pleasant personality, Mr. Nasrullah Sheikh, who is as a sales leader, multinational company. So, sir, thanks for coming here for giving us that much time. Thanks आपका for having me. obviously busy schedule होता है और आपसे मिलने की एक काफ़ी ख्वाहिश भी थी because I used to see you on LinkedIn too much और मैं LinkedIn पे मतलब सर्च वगैरह करता रहता था. I'm very active on LinkedIn, I know. Yes sir, वो तो देखता रहता है अक्सर. तो सर we have few of the questions regarding HR, जो कि HR का एक पार्ट ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने खुद भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है और हमारा टॉपिक सैलरी नेगोशिएशन है. तो सर व्हाट डू यू थिंक कि मतलब सैलरी नेगोशिएशन के लिए एक जो इंडिविजुअल है जो कि इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो वो कैसे प्रिपेयर कर सकता है अपने आप को कि वो इजीली नेगोशिएट कर पाए, ताकि जो एम्प्लॉयर है वो भी इजीली उससे जो कम्युनिकेट कर पाए. तो सर थोड़ा सा इसके बारे में प्लीज़ बताइएगा. So, thank you, Usman, once again for having me. My pleasure. And it's all about giving back to the community. So, मेरा concept ये है कि since I'm in the field for like 22 years, so now it's time कि मैं जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है उसको मैं वापस कर सकूं अपनी community को, students को और दूसरे लोगों को. तो जैसे आपने कहा ना, इसे बड़ा आसानी से आपने कह दिया कि एम्प्लॉयर है उसके लिए भी आसानी हो और कैंडिडेट के लिए भी आसानी हो, बट इट्स नॉट दैट सिंपल टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज सैलरी नेगोशिएशन इटसेल्फ इज अ वेरी डीप वर्ड कि आप नेगोशिएट करने जा रहे हैं. अब पहली बात ये कि क्या वाकई नेगोशिएशन पे बात आएगी या नहीं आएगी, नंबर वन, ठीक है ना. सो उसके लिए नेगोशिएशन कहाँ से स्टार्ट होती है कि आपको कोई चीज़ पता है तो आप नेगोशिएट कर रहे हैं. नेगोशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने एक चीज़ बताई और मैंने कहा कि नहीं मुझे इतनी चाहिए, राइट. सो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग होमवर्क की ज़रूरत है. बिल्कुल सर. और ये होमवर्क स्टार्ट होता है फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप कि आप जब अपना CV बना रहे होते हैं, आप उसको मैप कर रहे होते हैं जॉब के साथ और सब चीज़ें, फिर आप फर्स्ट इंटरव्यू होता है, सेकंड इंटरव्यू होता है. वो नॉर्मली HR के बड़े जेनरिक क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट इज़ योर करंट रेम्यूनरेशन. आपने बता दिया बिकॉज HR हैज दिस लिबर्टी टू आस्क यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट. सेकेंड उनका होता है व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी. ये चीज आप ये ना सोचेंगे जब आप नेगोशिएशन में पहुंचते हैं तो स्टार्ट होती है, ये वहां से स्टार्ट हुई भी होती है. सही कि आपकी एक्सपेक्टेड क्या है. अब किसी की अगर 100,000 है और उसने कहा कि जी आई एम एक्सपेक्टिंग 150,000 फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली, उसको HR नोट कर लेता है कि यार ठीक है, हम जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा. फिर उसके बाद वो उनका एक अपना बजट होता है, राइट. वो अपने बजट को भी नजर में रखे हुए होते हैं कि यार वी हैव टू कीप दिस हायरिंग विद इन दिस स्पेसिफिक बजट. सो वी आर अज्यूमिंग कि आप उस स्टेज पे पहुंच गए, जो कैंडिडेट उस स्टेज पे पहुंच गया और उन्होंने उससे कहा कि जी ये हमारी ऑफर ये है आपको. Negotiation, as I said earlier, negotiation starts once you get any number. ठीक है ना. Exactly. So जब आप नंबर आपके सामने आता है तो आप कहते हैं कि या तो आप हाँ कहेंगे या आप ना कहेंगे, या आप ये कहेंगे कि नहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, I'll be okay, I'll be comfortable, I'll be happy if you raise this by like 20,000 rupees, for example. ठीक है. So उसके लिए मेरी एडवाइस हमेशा ये होती है कि यार आप पहली चीज तो है ना, आप नंबर के पीछे जाए नहीं. I mean, it may sound weird to you, to be very honest. Exactly. But it is not weird. This is a very practical approach, because the more you avoid this thing, the employer get more curious. सही. कि भाई ये क्यों नंबर की बात क्यों नहीं कर रहा. फॉर एग्जाम्पल एक रोल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक रोल है 3 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, मिड मैनेजमेंट रोल है असिस्टेंट मैनेजर का या मैनेजर का. सो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो मैनेजमेंट के या मैनेजर रोल के ऊपर वो असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी दे रहे हो. सो इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम. Exactly. एज ए कैंडिडेट आपको काम रहना है, आपको कंपोज रहना है, आपको बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत है कि वो इंडस्ट्री कौन सी है, नंबर वन, उस इंडस्ट्री में इस लेवल पे क्या सैलरी दी जा रही है, उस इंडस्ट्री में
जिस एम्प्लॉयर के पास आप जा रहे हैं उसकी स्टैंडिंग क्या है, उस इंडस्ट्री के अंदर जिस एम्प्लॉयर के पास जा रहे हैं उसके नंबर्स क्या हैं पिछले, अगर वो पब्लिक लिमिटेड है आप वेबसाइट पे जाएं, आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, उनकी शेयर की वैल्यू देखें, आप सब चीजें देखें। जब आपको पता है कि यार दे आर अर्निंग गुड, द शेयर वैल्यू इज गोइंग अप, देयर रेवेन्यूज आर increasing by 13%, 15%, 20% year on year, then you can ask them कि यार मुझे इतने चाहिए। अब इस एक स्टेप दो स्टेप मैं पीछे आता हूँ इसके, बड़ी इंटरेस्टिंग। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर इंटरव्यू में एम्प्लॉयर ये पूछता है कि डू यू हैव एनीथिंग टू आस्क, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, पूछता है बिल्कुल। और हमारे लोग क्या कहते हैं, नो सर नॉट एट द मोमेंट। लेकिन पूछना चाहिए, डेफिनेटली पूछना चाहिए, डेफिनेटली पूछना चाहिए। 2 से 3 सवाल आपको पूछने हैं, और वो कहाँ से पैदा करने हैं वो सवाल, और क्यों पूछने हैं। मैं थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा सा डिविएट हुआ, बट मैं आई विल कम बैक टू द टॉपिक। कोई इशू नहीं है, क्योंकि वैसे भी अवेयरनेस सेशन है ना, तो इजी मेरे लिए भी होगा, अच्छा है, मैं भी बहुत कुछ सीखूंगा, और बाकी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी इंशाल्लाह सीखेंगे और फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। वो पूछना आपको क्यों चाहिए, बिकॉज आपको जब आप 3 सवाल रेलेवेंट पूछते हैं ना, तो जो इंटरव्यूअर होता है, जो एचआर होता है या लाइन मैनेजर होता है, जो भी होता है, उसको ये अंदाजा हो जाता है कि यार इसने इंटरेस्ट शो किया है, इसने वो ये किया है, इसने हमारी वेबसाइट देखी, हमारे फाइनेंशियल चेक किए, हमारी लीडरशिप टीम को चेक किया, हमारे लोगों को चेक किया, और फिर ही और शी came up with these relevant questions. So that shows your passion for the organization, for that particular job. Obviously. ठीक है ना? That shows how deep thinker you are. कि यार आप you have something different from others. So that can stand out कि यार मैं वो नहीं हूँ जो आप ढूंढ रहे हैं, मैं उससे बेहतर हूँ। ठीक। फिर वो आपकी कैटेगरी को एक अलग कर देता है, बाकी लोगों को अलग सेलेक्ट करना शुरू कर देगा कि यार उस्मान जो था ना, वो उसने बड़े रेलेवेंट सवाल किए थे, इसका मतलब है कि ही टेक थिंग्स सीरियसली। ठीक है। सो जब ये आप इंप्रेशन डाल के एक दफा जब आ जाते हैं, फिर आप जाते हैं जब उसमें, तो फिर आपके रेट वैसे ही थोड़े से बढ़ जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन लेमेन्स टर्म आपके रेट बढ़ जाते हैं। वो कहता है अच्छा यार ये इतने पैसे मांग रहा है, एक हमने 100 फॉर एग्जांपल 50 की ऑफर की, ही इज आस्किंग 180, सो he is different from these 4 candidates. So obviously अच्छी चीज प्रीमियम पे बिकती है। ठीक है ना, ब्रांड होता है या कोई भी ऐसी चीज है जिसका प्रीमियम आप चार्ज कर रहा होता है और हम दे रहे होते हैं ना। बिल्कुल ऐसे। एक आइसक्रीम है जो 10 रुपए की भी आती है, एक है 250 रुपए की भी आती है, बट हम वो खाते हैं बिकॉज हमें पता है कि कंपनी अच्छी है, ये सारी चीजें। सो वो आपको हेल्प करेगी गेटिंग योर रिक्वायर्ड सैलरी जो आप मांग रहे हैं। ठीक है। सो उसके प्री रेक्विजिट ये हैं, यू नीड टू डू योर होमवर्क, यू नीड टू इम्प्रेस द एम्प्लॉयर। अब वो आप उसको इम्प्रेस अपनी नॉलेज से, अपनी इंटरेस्ट से, अपने पैशन से, अपने वे ऑफ वर्किंग से स्टार्ट करते हैं। सीवीज आपका सीवी कोई देखेगा भी नहीं अगर वो रेलेवेंट नहीं होगा। एग्जैक्टली ऐसे है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोगों को सीवी भी नहीं बनाना आता, बिकॉज आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो दिस थिंग, और या आपको ये पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया कि जो जैसे आपने खुद ही कहा कि हर चीज टेक्नोलॉजी ड्राइव कर रही है ना। बिल्कुल। एचआर को आप बताइए मुझे, एचआर को टेक्नोलॉजी किस हद तक ड्राइव कर रही है? डू यू हैव एनी आइडिया? एचआर को टेक्नोलॉजी के वो फॉर एग्जांपल अगर कोई इनका सीवीज आई हैं, ठीक है, तो वो लिंक्डइन पे एक हद तक उसको जो है सर्च कर सकते हैं कि एम्प्लॉय का जो पास एक्सपीरियंस है कहाँ तक है, ठीक है, कितने ईयर्स का है, किस इंडस्ट्री का रहा है, कहीं डाइवर्स तो नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल सेल्स में उसको जॉब करनी है तो कहीं उसने एचआर में बैकग्राउंड में तो नहीं की हुई, कहीं इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद एमबीए करके मार्केटिंग में तो नहीं आना चाह रहा। तो वो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी यहाँ तक वो कर सकती है। फिर उसके बाद उनके रिकमेंडेशंस होते हैं लिंक्डइन पे, तो वो भी हेल्प आउट कर सकती है। मतलब मेरी नॉलेज के साथ यू आर राइट। मैं जिस टेक्नोलॉजी यूज की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि उन सॉफ्टवेयर्स की, उन एल्गोरिथम्स की, उन बीआई टूल्स की जो अप्लाई होते हैं एम्प्लॉय की सिलेक्शन के लिए। ठीक। आई मीन देयर इज अ वेरी फेमस टूल व्हिच इज कॉल्ड एटीएस, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। अच्छा, ठीक है। आई हैव हर्ड दिस। ओके, सो मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम काम किस तरह करता है। हमारे यहाँ लोग ठग लिंक्डइन में जाके इजी अप्लाई ठग किया
ओके योर सीवी हैज बीन व्यूड, बस आपका ईमेल आती है। उसके बाद आपको फौरन एक ईमेल आती है, थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर जॉब, यू हैव अ वेरी इंप्रेसिव सीवी बट वी आर सॉरी एट दिस टाइम वी आर मूविंग अहेड विद अनदर कैंडिडेट। हम जब बाहर जाते हैं तो अच्छे कपड़े क्यों पहन के जाते हैं? ताकि हम अच्छे लगे, ताकि हम अच्छे लगे, impression हो। ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े, ताकि उनको पता चले कि यार आप दोनों उस्मान है ना। एग्जैक्टली। हाँ, कि ये उस्मान साहब आए हैं। यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ बेटर वे, एज अ बेटर प्रोडक्ट, एज अ बेटर ह्यूमन बींग, एज अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, राइट? सीवी इज एग्जैक्टली लाइक सेम। जब आप अपना सीवी भेजते हैं तो वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ड्रेस कोड है हमारा। हाँ, वो अगर एक सीवी इररेलेवेंट आएगा, इसका मतलब है कि यार मैं किसी वेरी फॉर्मल पार्टी में शॉर्ट्स पहन के चला गया फॉर एग्जांपल। ठीक। ठीक है ना, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, हम एक स्टैंडर्ड सीवी यूज करते हैं फॉर 150 जॉब्स, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो चीज आपको वहीं से, वो ह्यूमन इंटरेक्शन होता ही नहीं सीवी का, ठीक। वो सिस्टम आपको बाहर कर देता है। हाँ सही। ठीक है, वो बिल्कुल ह्यूमनली इंटरेक्ट करता ही नहीं। ठीक है, सो आपने जॉब देखी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी द जॉब कि यार कंपनी कौन सी है। ठीक है, उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी इस पोजीशन की, फिर उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, उसके बाद व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ठीक। उसमें से आपने 4 सेक्शन होते हैं हर जॉब के, उसमें से आपने कीवर्ड उठाने, जितने कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड उठा के आपने अपने सीवी में डालने उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। ठीक है, जैसे सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसे कवर लेटर भी हमारा जो बनता है वो भी इसी के ऑल उस पे बनता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल किस जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसके हिसाब से कवर लेटर बिल्कुल बनता है। सो वो जो कीवर्ड्स हैं, वो जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है वो मैच करता है। ठीक। वो जब वो मैच करता है तो उसके बाद वो कहता है ओके फाइन, रेलेवेंट। अगर उसमें उसको कीवर्ड नहीं मिलेंगे तो वो उसको साइड में कर देगा। यूरोप में, यूरोपियन कुछ कंट्रीज में रिज्यूमे इज सीवी। ठीक है, बट रिज्यूमे के जो मीनिंग है इट्स अ शॉर्ट वर्जन ऑफ सीवी। ऑफ सीवी। रिज्यूमे जो है ना वो शॉर्ट वर्जन है, समराइज फॉर्म जिसे आप कह सकते हैं। ठीक। और जो इसको हम सीवी कहते हैं वो एक डिटेल्ड है। इससे पहले हम इसको बायोडेटा कहा करते थे। अच्छा। एक जमाने में कहते बायोडेटा, जो प्रिंट करके वो एक दूसरे को दिया करते थे कि यार ये मेरा बायोडेटा किसी को दे देना। अच्छा। बायोडेटा का मतलब कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, बायोडेटा ये होता है कि अगर आपके सीवी के अंदर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो कि अब जरूरत नहीं है उसकी, बिल्कुल यू डोंट नीड टू। इवन अब जो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया के अंदर, they don't, in some countries they don't even ask your age, your sex, your ethnicity, your religion. They are not supposed to ask, they are not allowed to ask. उसमें एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है, right? So anyway, coming back to the point, सैलरी नेगोशिएशन पे आपकी जितनी ग्रिप उस सब्जेक्ट पे होगी, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होगी, you will be better able to negotiate a better salary. So this is my take on this. Exactly sir, जो कि आपने पॉइंट आउट की चीज़, पेशेंस। मैं अगर फॉर एग्जांपल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैंने एक जगह अप्लाई किया था, ठीक है, आज से कोई 4 to 5 months बैक ना, ठीक है, मैंने वहाँ अप्लाई किया, ठीक है, सब कुछ हो गया, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे कॉल नहीं आ रही थी। ठीक है, मैंने काफ़ी वेट किया, मैंने उनसे सिर्फ एक बार पूछा था, ठीक है, जो एचआर के थे, ईमेल पे, कि जो है मतलब आप लोग का हायर प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा, क्योंकि मुझे उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर दिया था, तो उन्होंने कहा अभी हम लोग आफ्टर कर रहे हैं। सही है, ठीक है, सही है, ठीक है। मैंने जो उनसे ऑब्वियसली सैलरी डिसाइड की थी, ठीक है, वो उन्होंने डिसाइड कर ली थी, मैंने मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो उस पर मीट नहीं कर रहे थे उस वक्त। ठीक है, मैंने कहा इट्स ओके। फिर मैंने दूसरी जगह अप्लाई करना शुरू किया, डिफरेंट चीज़ें करना शुरू की। अचानक से अभी लास्ट वीक और 2 पहले जो है मेरे पास कॉल आई, ठीक है, कि हमने आपको हायर वगैरह कर लिया है, सारे प्रोसेस वगैरह हो गए, तो मैं एज ए एम्प्लॉय। फिर जब मैंने सैलरी के पॉइंट पे आया तो वो उससे इंक्रीज थी, ठीक है, जो मैं चाह रहा था, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आके जाना मेरी सैलरी ड्रॉप कर रही थी। तो वो बिल्कुल आपकी बात ऑब्वियसली 100% फिर तो सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पेशेंट रहा, ठीक है, और मैंने उनको
सैलरी पे ज़्यादा एग्जैजरेट भी नहीं किया कि मुझे नहीं यही चाहिए वरना मैं एज एम्प्लॉय नहीं लेकिन आप चाह रहे थे कि वहाँ हो जाए, हो जाए, बिल्कुल हो जाए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है ना, आई वाज वेटिंग फॉर दैट। आपका पेशेंस और नॉट शोइंग योर डेस्परेशन विद द विश कि यार मेरा यहाँ पे हो जाए। अगर आपकी ख्वाहिश नहीं है वहाँ होना तो फिर तो पेशेंस की जरूरत भी नहीं है ना, फिर तो डेस्परेशन की जरूरत भी नहीं है, फिर तो आप और जगह पे आप जा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। सो अगेन रीइटरेटिंग एंड री एम्फसाइजिंग कि आपने अपना पेशेंस लेवल लूज नहीं करना बिल्कुल, और आपने डेस्परेट नहीं होना। बड़ी सिंपल सी चीज है। मतलब लेमैन वर्ड्स में अगर बोला जाता है, अगले को बताना नहीं है कि मुझे यहाँ आने का जो है ना बहुत जो है ना मैं हाँ। फारिग हूँ बिल्कुल ना, मुझे यहाँ आना है, ऐसा नहीं बताना। फारिग तो हो या ना हो, आपको उसको ये नहीं शो करना कि आप डेस्परेट है और आप आ जाएंगे किसी भी सैलरी में। हालांकि आपके ध्यान में एक जगह ये जरूर होगा कि यार ओके अगर ये वापस आता है और अगर ये नहीं भी बढ़ाते तो मैं ओके कर दूंगा। सो इट्स देखिए ये कोई पर्सनल वॉर नहीं है, ठीक है, समझने की जरूरत क्या है। ठीक, ये दिस इज नॉट a personal thing between two individuals. This is between an organization and an individual. ठीक, They want to hire best services from a best resource for this particular role, and you have proved that you are the best person for this particular role, right? ठीक, So it's a marriage sort of thing. सही, कि आप कह रहे हैं कि मैं इतने पैसे लूंगा, वो कह रहे हैं कि हम इतने पैसे देंगे। एक तो ये चीज है। दूसरा एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है जिसमें मैं भी बिलीव करता हूँ कि आप सैलरी की बात ही ना करें उनसे। जब भी वो पूछें आप बोलेंगे यार आई थिंक इट्स टू अर्ली टू डिस्कस दिस। ठीक, इट्स अ टेक्निक, सही, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज आस्क व्हाट इज योर बजट फॉर द पोजीशन, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक बजट? ठीक, Sometime they say we have an open budget, sometime they say yes we do have but we cannot disclose at this time. सही, फिर when they say what is your expectation, then I say I think it's too early to tell you the expectation, because when we reach to that point we will discuss. Maybe we don't reach to that particular point, obviously कुछ पता maybe नहीं। और उसकी वजह ये होती है कि मैं एक्सपेक्टेशन उस वक्त क्यों बताऊं जब मुझे बजट नहीं पता। हो सकता है कि मैं एक्सपेक्टेशन बताऊं और वो कम हो सही, उनके हिसाब से। सो मैं उस टाइम का वेट करता हूँ कि उस टाइम पे जब जाके मेरे सामने चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएं। इन द मीन टाइम हम अपना नेटवर्क यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप हैं, आपने लिंक्डइन में चेक किया जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, आपने उसका प्रोफाइल चेक किया, आपने कॉमन कॉन्टेक्ट चेक किए, आपने उसमें से 4 लोग ऐसे पाए जो आपके और उसके कॉन्टेक्ट हैं। आपने अपने दोस्त को फोन किया कि यार तुम्हारी ये पोजीशन है, जरा आइडिया है क्या, बजट क्या है इसका? वो कहेगा यार मुझे पता नहीं है बट मेरा ख्याल है पिछला जो बंदा था ना वो इतने ले रहा था। फॉर एग्जाम्पल सही, यू जस्ट नीड अ पॉइंटर, एक्चुअली अ डॉट। देखिए किसी भी सिनेरियो में स्नीक इन करने के लिए एक डॉट चाहिए होता है। सही, देन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर वेब। सही, आप किसी भी काम को जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है और आपको डॉट्स को कनेक्ट करना है। द गुड यू आर इन कनेक्टिंग डॉट्स द बेटर रिजल्ट यू विल गेट। कैजुअल आप किसी भी चीज को जिंदगी में लेंगे वो कभी भी सही नहीं होगी। हर चीज को एज अ प्रोजेक्ट लेना है आपने जिंदगी में कि मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, हाँ, तो मैं आगे बढ़ूं। उसके प्री रेक्विजिट्स है ना यार, उसके प्री रेक्विजिट्स हैं, उसको आपने किया, आप उसके सामने जाके बैठे, आपका अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ बहुत। यू फील पम्प्ड अप कि यार मैं एट टाइम्स टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ओवरवर्क कर लेता हूँ अच्छा, कि यार ये भी होगा, हो सकता है वो यहाँ से भी पूछ ले, उसका ये भी कर ले, ये भी कर ले, वो पूछता ही कुछ भी नहीं, बिकॉज वो डिस्कशन की डायरेक्शन कहीं और चली जाती है। एट टाइम्स वी शुड हैव सम पॉइंटर्स जो आप डिस्कशन का पॉइंट ही चेंज कर दें, डायरेक्शन चेंज कर दें। दीज आर ऑल टेक्निक्स कि जहां पे आपको लगे कि आप फंस रहे हैं, आपको पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि आप उसके डिस्कशन की डायरेक्शन को ही चेंज कर दें। वो आपको एक ब्रीदर मिलता है, आएगा वो दोबारा वापस उस पॉइंट पे, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देगा, लेकिन थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। वो रिलीफ मिलता है, एक ब्रीदर टाइम मिलता है और आप सोचते हैं अच्छा यार मुझे इसके ऊपर जब आएगा तो अब मैं ये जवाब दे दूंगा। यू सी, सो अगेन पेशेंस, कामनेस, कूलनेस, कॉन्फिडेंस, होमवर्क, ये वो सारी चीजें हैं। जब आप सैलरी नेगोशिएशन पे पहुंचेंगे तो आपका काम, आपका होमवर्क तो हुआ है और आप कहेंगे अच्छा यार फाइन ठीक है। सो सैलरी नेगोशिएशन को कभी भी सिंगल
पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं बनाना चाहिए, ठीक, एंड ये कोई शो स्टॉपर नहीं होना चाहिए। एज आई सेड अर्लियर, फॉर एग्जाम्पल XYZ ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छी है, MNC है, वो यू वांट टू गो देयर, ठीक है, आप कहते हैं अच्छा चले जाता हूँ, फिर आप ये पूछते हैं अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम ऑब्वियसली कंपेयर कर रहे हैं करंट एम्प्लॉयमेंट से, यार अभी मेरी इतने तनख्वाह, फॉर एग्जाम्पल, राइट, ठीक, हमेशा व्हाट आई डू एंड यू शुड डू, एक एक्सेल शीट खोल के बैठे, आपने अपनी करंट सैलरी, बेनिफिट्स, ABCD, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, OPD, फ्यूल, गाड़ी, जो भी है आपने वो लिखी हुई है और उसकी मॉनेटरी वैल्यू उसके सामने लिखी हुई, ठीक है, ठीक है। जब वो आपको ऑफर करेगा तो आप एक सामने वाले कॉलम के अंदर वही सारी चीजें लिखना शुरू कर दें, ठीक है, ठीक है। फिर आपको अंदाजा हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि यार मुझे अभी 20,000 ज्यादा ये ऑफर कर रहा है, लेकिन ये फ्यूल ऑफर नहीं कर रहा, ठीक है, फॉर सही। एग्जाम्पल सो मेरी अभी जो मेरी करंट है उसमें 20,000 कम है, लेकिन उसमें फ्यूल कवर हुआ हुआ है, ठीक है। ठीक है, फिर आप देखें ना, बड़ी सिंपल चीज है, आप जाते क्यों हैं दूसरी जगह पे? बेटर ऑर्गेनाइजेशन, बेटर पोजीशन, बेटर रोल, बेटर सैलरी, बेटर सैलरी, बेटर चांस ऑफ ग्रोथ, बेटर चांस ऑफ लर्निंग। ऑब्वियसली जब आप एक रोल ज्यादा में जाएंगे तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होंगी, ठीक है, आप ज्यादा लर्निंग होगी, आपका एक्सपोजर ज्यादा होगा। अगर आप वो मैनेजमेंट पोजीशन है तो आपकी टीम थोड़ी बड़ी हो जाएगी, अगर उससे भी बड़ी है तो आपके पास P&L, आज प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास आ जाएगा कि यार ठीक। यू आर ओनर ऑफ P&L। ठीक है, एक सर्टेन लेवल पे जाके तो यू स्टार्ट ओनिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, कि आप इसके CEO हैं भाई इस डिपार्टमेंट के, आप इसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार। ठीक सो फिर आप उसकी सारी जो ना ऑर्ग चार्ट बनाना, उसकी रिसोर्सिंग किस तरह होगी, उसमें सब चीजें क्या होंगी, वो सब आप करते हैं। तो हम नौकरी क्यों चेंज करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि यार हम अपने आप को एलिवेट करना चाह रहे होते हैं। सो एलिवेट करने के लिए ऑब्वियसली सैलरी ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे खर्चे भी बढ़ चुके होते हैं वो सारी चीजें। सो उसको निगोशिएट करने का की मास्टरी आपके पास इन्हीं सूरत में हो सकती है जब आपका होमवर्क कंप्लीट होगा। होमवर्क सबसे इम्पोर्टेंट है। होमवर्क में ऑब्वियसली होमवर्क में ये चीज शामिल है कि यार वो पहले एक बंदा क्या ले रहा था, उसका CEO कौन है, उसके CEO का दोस्त कौन है, उसके यू नो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये बेसिकली दिस इज ऑल नेटवर्किंग ना, कि इट इज नेटवर्किंग, रिसोर्सेज हैं आपकी, तो आप इजी रहेगा कि आपको खुद भी नॉलेज हो जाए और हो सकता है कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाए इसके एब्सोल्युटली। थ्रू। अच्छा फिर ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कहा यार आपको पता चला इस जगह पे एक अपॉर्चुनिटी आई है, लेकिन आपने अप्लाई किया, कोई जवाब नहीं आया। देयर आर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे रेफरल प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं MNCs में खास तौर पे होते हैं, ठीक है, हमारी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में बहुत होते हैं, सही, कि आप इंटरनली रेफरल देते हैं ठीक, कि यार मैं ये CV रेफर करना चाहता हूँ, और उसको पैसे मिलते हैं उस एम्प्लॉय को, बाय द वे। अच्छा, हाँ, एक सर्टेन फी होती है, सही, समटाइम्स एक सर्टेन फी होती है, $1,000 कभी $2,000, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द रोल, ठीक है, ठीक है। अगर वो हायर हो गया तो जो जिस एम्प्लॉय ने रेफर किया होगा उसको उसकी फी मिलेगी, अच्छा, ठीक है। सही, उसकी लॉजिक ये है कि वो रिक्रूटर के पैसे बचते हैं फिर, अच्छा, क्योंकि जब MNCs हैं वो रिक्रूटर्स हायर करती हैं, और रिक्रूटर्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, ग्लोबल रिक्रूटर्स जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, एक्सपेंसिव टू द एक्सटेंड जहाँ पे वो दे चार्ज 20% ऑफ द एनुअल सैलरी। अच्छा, मतलब इतना ज्यादा, हाँ, बिकॉज रोल के ऊपर भी होता है। सही, फॉर एग्जाम्पल एक किसी की $2 लाख सैलरी है, हम बाहर की बात कर रहे हैं, सही, जनरल एग्जाम्पल सही, है, हम $2 लाख की बात कर रहे हैं तो वो $20,000 चार्ज करेगा रिसोर्स को हायरिंग कराने के। सही, सो ये बेहतर है कि अगर इंटरनल एम्प्लॉय कोई रेफरल दे रहा है तो उसको आप एक्स अमाउंट दे दें, 1,000 2,000 व्हाटएवर, ऑब्वियसली कॉस्ट सेविंग ही है, एक कॉस्ट तरीके सेविंग से। है, ठीक है। सो आपको उस जगह पे कोई ऐसा बंदा ढूंढना है, कोई दोस्त का दोस्त, कोई भी रिलेशन जहां पे वो आपका रेफरल दे दे। फिर उससे होता क्या है कि वो आपको कहते हैं ओके रेफरल आपने भेज दिया, यार आप जाके अप्लाई कर दें। ठीक, फिर आप जाते हैं, फिर आप जाके अप्लाई करते हैं, या फिर आपको लिंक आ जाता है HR की तरफ से कि प्लीज अप्लाई ऑन दिस लिंक, तो आप करियर वाले पोर्शन में जाते हैं, जब आप उसको क्लिक करते हैं तो आपके पास वो जॉब खुल जाती है।
सही फिर जब वो जॉब खुलती है तो फिर आप ऑफिशियली अप्लाई कर देते हैं, सही ठीक है ना। सो ये सारी चीजें जो है ना ये होमवर्क में आती हैं। अगर किसी को नहीं पता कि यार करना क्या, और वो सिर्फ ये सोचता रहे कि यार मेरी किस्मत खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, उसके लिए आप मेहनत करते हैं। आप पढ़ रहे हैं अभी आप बीबीए करेंगे, फिर आप एमबीए करेंगे, फिर आप जो भी करेंगे। सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ योर रेडीनेस फॉर द प्रोफेशनल लाइफ। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर मैं एक प्रोफेशनल लाइफ में जाने का सोच रहा हूँ बट मैं कर कुछ नहीं रहा, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लोग आके मुझे निवाला खिलाएंगे, सो आई बीन अनफेयर टू बी वेरी ऑनेस्ट विद माय ओन सेल्फ, मतलब विद माय ओन सेल्फ, विद द सोसाइटी। मैं फिर लोग आपसे मिलना भी छोड़ देंगे, ये हर वक्त मैंने की काम ये कह रहा था ये कर दो, ये कह रहे थे। सो इट्स अ कंबाइंड एफर्ट, शोइंग योर इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म, एनर्जी, पैशन कि यार मुझे इसमें जाना है, इस चीज के अंदर। अब उसके लिए मैं क्या कर दूं, उसके लिए फिर ये सारे स्टेप्स हैं। सो हम थोड़ा सा इधर हो गए, फिर हम सैलरी पे अगर आप आते हैं तो इफ यू want to ask anything whatever we have discussed, please go ahead, otherwise if you have any other question please. यस सर, थैंक यू। ये सारी चीज़ें आपने एग्जैक्टली बिल्कुल वो एक्सपीरियंस भी करते हैं हम लोग, और बहुत सी चीज़ों में लाइकनेस भी हो जाती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन और होमवर्क और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और नेटवर्किंग को यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सर मुझे थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे फॉर एग्जांपल आप उस स्टेज पे पहुंच गए ना, ठीक है, सैलरी नेगोशिएशन वाले स्टेज पे हम पहुंच गए, ठीक है, उधर कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हो जाती हैं कि फॉर एग्जांपल आपके और एम्प्लॉयर के इन बिटवीन कोई ऐसी कन्वर्सेशन ऐसी जगह चली जाती है कि वो फिर जो है ना नेगेटिव वे में एम्प्लॉयर को अफेक्ट कर रही होती है, या कोई चीज़ बुरी लग रही होती है। जैसे इंटरव्यूज़ वगैरह में तो ऑब्वियसली होता है कि आप जहाँ पे जिस पॉइंट पे ला के ड्रॉप करेंगे वहीं से क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और फिर इंटरव्यू की डायरेक्शन उधर चली जाएगी। कुछ बहुत से इंटरव्यूज थोड़े से डिफरेंट होते हैं कि उनके कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो ऑब्वियसली वो पूछते हैं भले आपकी कन्वर्सेशन कहीं भी चली जाए। तो सर उस पॉइंट पे एज अ एम्प्लॉय जो कि जो है एज अ कैंडिडेट सॉरी, तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब पेशेंस तो ऑब्वियसली ज़रूरी है, ठीक है, जाहिर सी बात है, वो उनको गुस्सा तो नहीं कर सकता। उसके अलावा और क्या उसको कोई टैक्टिक्स हो, कोई माइंड में उस वक्त मैपिंग हो कि और किस तरीके से उस चीज़ को टैकल कर सकता हूँ, या It's a very interesting question. Yes, this is very important. देखिए उसका तरीका ये है जो वक्त ने सिखाया हमें, कि एक पहली बात तो ये कि आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर या वैसे भी लड़ाई झगड़ा तो आप नहीं कर सकते। You can't be negative. You don't burn your bridges, जिसे हम कहते हैं ना। ठीक है ना। So आप जब उस HR ने पूछा आपसे या एम्प्लॉयर ने पूछा आपकी एक्सपेक्टेड क्या है, आपने बता दी, फिर वो ऑफर लेके आए आपके पास, सो आपने, लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, जब एक्सपेक्टेड आप क्या है ना उसके साथ एक डिस्क्लेमर ऐड कर दें कि आई एम ओपन टू नेगोशिएशन। ठीक है, ये बहुत से लोग मेरे ख्याल में नहीं कहते, और मैं खुद भी पहले ये चीज, क्योंकि हमारा इंसानी दिमाग जो है ना वो बड़ा एट टाइम्स डिफिकल्ट बिहेव कर रहा होता है, वो उसके अंदर ईगो का एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, और हम जो यंगर जनरेशन है उसमें ईगो थोड़ी ज्यादा है मेरा ख्याल है। ठीक है ना, बिकॉज वो कुछ और चीजें इवेल्युएट कर रहे होते हैं। सो जब आपने कहा आई विल गो फॉर 170 80 व्हाटएवर, बट सर दिस इज नॉट द फाइनल नंबर एंड आई एम ओपन फॉर नेगोशिएशन। ठीक है, आप ये कह के पीछे उसको छोड़ देंगे ताकि वो उसको जहन में है कि यार ये ही इज ओपन फॉर नेगोशिएशन। सो आप वो हेजिंग का कॉन्सेप्ट होता है ना कि एक चीज को जब आप कोट कर रहे होते हैं तो आप 5% उसके अंदर कंटिजेंसी डाल देते हैं जब हम कॉस्टिंग करते हैं या प्राइसिंग करते हैं। सो आप उसके अंदर भी 10% ऐड कर दें सही, क्योंकि इट्स नेगोशिएशन ना, भाव ताव हो रहा है ना। सही, ठीक है। सो जब वो आपसे पूछे कि यार ये तो मेरा बजट नहीं है, तो आप 10% कम कर दें एक्सपेक्टेड से। सही, ठीक है। सो जब हम प्राइसिंग करते हैं, कॉस्टिंग करते हैं किसी भी सोल्यूशन की, किसी चीज की, सो हम उसमें कंटिजेंसी डाल देते हैं 10% की, कोई ऐसा खर्चा आ जाए जिसको अभी हमने अकाउंट फॉर नहीं किया हुआ। सही, ठीक है। सो आप उसको 10% 15% ऐड कर दें। अच्छा, एक जनरल रूल ऑफ थंब ये है कि अगर आपको कोई कंपनी खुद ही बुला रही है, ये एक अलग सिनेरियो है ना, तो उसके अंदर वो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि दे विल ऑफर यू 25-30% मोर देन योर करंट रेम्यूनरेशन, वरना तो आप आएंगे नहीं। सही, ठीक है। देयर इज अ सिनेरियो
एक लफ्ज है पोचिंग, कभी आपने सुना है या नहीं सुना मुझे? नहीं सुना। हाँ, सो रिक्रूटर को ये कहा जाता है कि यार मुझे उस्मान चाहिए, ठीक है। उसको पोच करो, उस जगह से पोचिंग करो उसकी, उसको तो उसको ये बोलो कि वहां से छोड़े हमारे पास आ। अच्छा सही है, ठीक है। अच्छा, उस्मान साहब को ये बात पता है कि यार, क्योंकि वो पहले भी अप्रोच कर चुके, आप नहीं माने, फिर वो बीच में रिक्रूटर को डालता है। अच्छा, वो जाएगा यार उस्मान साहब, आपको ये कस्टमर है हमारा, ये चाहता है कि हम करें, तो आप, हाँ, वो उस लेवल के ऊपर उस्मान कैन आस्क फॉर ज्वाइनिंग बोनस। ठीक है, ऐसा भी होता है। बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली वो जब छोड़ के आएंगे तो उनको भी तो कोई बेनिफिट नहीं, बेनिफिट होगा, वो कहेगा जी मैं ज्वाइन करने के इतने पैसे लूंगा। इंडस्ट्री में ऐसा भी होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप उस वक्त तो आप एक किंग होते हैं ना, लॉर्ड होते हैं, आप कह रहे हैं यार क्योंकि ये खुद ही मुझे लेना चाह रहा है, सो अब ये फिर सारी शर्तें आपकी, बट दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन कमिंग बैक टू ये पॉइंट कि वहां पे आपने एक तो अपने सारे ताल्लुकात खराब नहीं करने, बिल्कुल भी नहीं करने, सही, पॉजिटिव रहना है, प्लीजिंग रहना है, उसको थैंक यू की ईमेल करनी है हर इंटरव्यू के बाद आके, जो भी आपको इंटरव्यू ले रहा है यू शुड नो द ईमेल एड्रेस, उसको आपने शुक्रिया की ईमेल करनी है। और जब आप नेगोशिएशन पे आएंगे तो उसके अंदर फिर आप अपना कर। अच्छा, अब एचआर का बहुत अब काम बड़ा डिफरेंट है। हर एचआर जो है इतना ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सही, एचआर कॉस्ट सेंटर समझा जाता है, प्रॉफिट सेंटर बहुत जगहों पे अब बनना शुरू हो गया है, विच इज अ गुड थिंग। अच्छा, You know, there is a difference between cost center and profit center, ना? exactly. Profit center वो है जो कुछ कमा के दे रहा है कंपनी को, cost center वो है जो सिर्फ खर्चा जो कर रहा खर्चा करे। है। अच्छा, हमारी it again depends on the field as well। अब सेल्स है, मार्केटिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंस है, आईटी है। अब उसमें हर आदमी कहता है कि यार मुझे सेल्स की हम मिसाल ले लेते हैं कि एक पर्टिकुलर स्किल सेट का बंदा चाहिए और मैंने आइडेंटिफाई कर लिया ये बंदा चाहिए, यार एचआर को कहता है यार इसको बुला, तुम प्रोसेस करो। ठीक है, उसी की वजह से फिर वो लिंक्डइन पे एक ओपनिंग करते हैं जॉब, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्वियसली बहुत दफा आपकी लीगल की भी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत दफा कंप्लायंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बंदा उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ होता है कि जब वो फौरन, आपने कभी पता नोट किया, वो जॉब पोस्टिंग लिंक्डइन से खत्म भी हो जाती है फौरन। अच्छा, जैसे हायरिंग होती है, इट इज नो मोर अवेलेबल। ठीक है, क्योंकि वो प्रोसेस पूरा हो गया। ठीक है ना। सो आपको जो ताल्लुकात है ना, मैं बहुत बड़ा एम्बेसडर हूँ रिलेशनशिप का, कि आपके ताल्लुकात होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए, चाहे उसकी आपको जरूरत है नहीं। आई हैव 25,500 कनेक्शंस लिंक्डइन पे, ठीक है, एंड आई हैव 26,000 फॉलोअर्स। सही, ठीक है ना। उसकी वजह है कि आई कीप माई फीड एक्टिव। ठीक है, जो मेरे दिमाग में आई, कोई कोर्ट आई, लीडरशिप की आई, सेल्स की आई, मैनेजमेंट की आई, एग्जैक्टली देखता रहता हूँ। लेकिन उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप अपने पर्सनल चीजों को उसके ऊपर ना लेके जाए। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ वो ऐसा फेसबुक यूज कर रहे होते हैं, ऐसे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन को यूज कर रहे होते हैं। अब दैट इरिटेट्स मी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं कह भी देता हूँ कोई लोगों से कमेंट के अंदर ही। सो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। अच्छा, दिस इज again you are doing your personal branding। Exactly। I'm a very big ambassador of personal branding। हर इंसान को करनी चाहिए, हर इंसान को अपने आप को एज अ ब्रांड लेके आगे जाना चाहिए। ठीक है ना। सो ब्रांड क्योंकि बिकता है ना, बिल्कुल। जब आप अपने आप को एज अ ब्रांड लेके जाएंगे तो आपके पैसे भी अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। सो सैलरी नेगोशिएशन हम बार बार इसलिए आ रहे हैं बिकॉज द टॉपिक इज सैलरी नेगोशिएशन एंड वेरी क्लोज टू माय हार्ट दिस टॉपिक, बिकॉज मैं काफ़ी जगह निगोशिएट करता हूँ, काफ़ी जगह मैं उसको टाल भी देता हूँ अगेन कि वो किस लेवल के लिए आप जा रहे हैं जॉब करने के लिए। सो इसको अगर हम सम अप करें इस चीज़ को कि अगर फ्रेश ग्रेजुएट है तो वो क्या निगोशिएट करे, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है ना। ठीक है। वो जाएगा, उसको पहली नौकरी है वो करेगा, फिर उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस या 2 साल वाला उसमें भी वो जाएगा। उसके बाद फिर वो आजकल जो MNCs हैं उनके अंदर MTO मैनेजमेंट ट्रेनिंग की एक पोजीशन आती है कि यार आपको हम एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी हायर कर रहे हैं, 1 साल आप मैनेजमेंट ट्रेनी रहेंगे, उसके बाद आप परमानेंट हो जाएंगे और आपकी ये सैलरी हो जाएगी, इस सैलरी से इतनी हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। फिर आपको आगे एक्सपीरियंस 1 to 3 years एक्सपीरियंस वाला ब्रैकेट में आप आ जाते हैं। ठीक है। ठीक है। फिर आप 1 to 3 year में जब आप आते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता चल चुका होता है, थोड़ा इंडस्ट्री का पता चल चुका होता है, थोड़ा मार्केट का पता चल चुका होता है,
अपने कॉलीग्स, अपने पीयर्स, अब साथ जो होते हैं उनका पता है कि ये वहाँ चला गया है, वो वहाँ चला गया, वो बात करते हैं। फिर आप आ जाते हैं कोई 4 to 6 years एक्सपीरियंस वाले उसके अंदर, ठीक है। सो आप थोड़ा सा सीनियर हो जाते हैं, ठीक है। फिर आप मिड मैनेजमेंट में आ जाते हैं 6 to 10 years में, जहाँ पे मैनेजर, सीनियर मैनेजर पे आ जाते ठीक हैं। है। फिर आप आ जाते हैं 10 to 15 years पे, जहाँ पे आप GM या उस लेवल की बात कर रहे हैं। सो एवरी स्टेप हैज इट्स ओन ऑब्वियसली एडवांटेजेस, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ सैलरी और ये सारी चीजें। सो और उसी के हिसाब से तैयारी होनी चाहिए, सही। जो रेडीनेस है, जो होमवर्क है। अब अगर कोई 10 साल के एक्सपीरियंस का आदमी है और वो ऐसी बात कर रहा है कि वो समझ ही नहीं आ रही कि यार इसको 10 साल के एक्सपीरियंस की किस किस्म की बात कर रही है, ठीक है, सूटेबल ही नहीं है उसके ऊपर। मतलब वो उसकी पर्सनैलिटी, प्रोफेशनल पर्सनैलिटी उससे मैच ही नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली ही और शी डोंट डिजर्व टू गेट दैट पर्टिकुलर पोजीशन। वो वहीं पे कट जाता है। मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि आई हैड मैनी इंटरव्यूज में, तो अपने दोस्तों में और सर्कल में बड़ा अजीब लोग मुझे कहते तुम इतनी नौकरियां, मेरी अगर आप जाके देखें तो आई हैव लॉट ऑफ जॉब्स, लॉट ऑफ कंपनीज आई वर्क फॉर, अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल कंपनीज, वेरी बिग नेम्स। सो मैं उनसे ये कहता हूँ कि यार देखो बात ये कि मैं my definition of loyalty is not length of service. ठीक है। My definition of loyalty is whatever time I spend with the employer, with the organization, I work with dedication, passion, fearlessly, and with integrity and ethics. ये 4-5 चीजें जिसमें मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना किसी को करना चाहिए। ठीक है। आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो आपको शॉर्ट टर्म गेन की लगेंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो आपको लगेगा यार ये अगर कर लेते हैं तो कोई मसला थोड़ी है। तो नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन एथिक्स एंड इंटेग्रिटी, दैट बिल्ड योर कैरेक्टर, दैट शोज योर कैरेक्टर एंड इट हेल्प्स यू बिल्डिंग योर कैरेक्टर, बिकॉज आपकी क्रेडिबिलिटी जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एज अ फेयर सिंसियर पर्सन, और आपकी जो रेपुटेशन है ना वो आपसे ज्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपसे पहले आपकी रेपुटेशन पहुंची होती है दूसरी जगह पे। पीपल आस्क मी कि बहुत सारी जगह पर यार ये बंदा है, इसको जानते हो, क्या करना है, हायर कर लूं, प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर कोई, फलानी चीज तो नहीं। और वो बड़ा मुश्किल टाइम होता है बिकॉज मैं दोनों लोगों को जानता हूँ। अब मशवरा कोई अगर मांगे तो ऑब्वियसली आप फेयर मशवरा देंगे, ठीक है। हाँ, अब एट टाइम्स यू हैव टू एक्ट डिप्लोमेटिक कि यार तुम किस चीज के लिए इसको हायर कर रहे हो, उसके लिए कर रहे हो। अब आपको पता है फॉर एग्जांपल किसी ने कहीं कोई ऐसी चीज की हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको किसी को बतानी भी नहीं है ना, वो इट्स अ सीक्रेट। अगर आपको कोई किसी के कोई ऐसी चीज पता है जो उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है तो वो ना बताएं तो, बट एट द सेम टाइम वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उसके लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। सो यू हैव टू एक्ट डिप्लोमेटिक। सो आपको अपनी रेपुटेशन जो बिल्ड करनी है ना वो बहुत फेयर नोट्स के ऊपर बिल्ड करनी है, उसमें इंटेग्रिटी होनी चाहिए। जो आप पूछे बोला है यार इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन व्हेन इट कम्स टू कैरेक्टर, इज अ प्रोफेशनल, इंटेग्रिटी बड़ी स्ट्रांग है इसकी, इसकी वैल्यूज बहुत अच्छी हैं, इसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग। ये चीजें आपने जब आप बिल्ड कर लेंगे, अर्न कर लेंगे, तो सैलरी वैल्यू जो है ना वो खुद ब खुद हो जाएगी। देखें, सैलरी इज पार्ट ऑफ द रोल, रोल इज नॉट पार्ट ऑफ द सैलरी। सो आप एक पर्टिकुलर रोल पे जब जा रहे होंगे तो वो उसके हिसाब से ही होगी। हाँ, उसमें कुछ कम ज्यादा गाड़ी कौन सी है, या एक्स अमाउंट बढ़ाना है, या एक्स अमाउंट या एक्स पर्क को ऐड करना है, वो मैनेजेबल है। बट अगेन एज वी डिस्कस कि उसके लिए होमवर्क बहुत जरूरी है, इंटरेस्ट, पैशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द की, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। थैंक यू सर। आप काफ़ी 2 ही क्वेश्चंस में काफ़ी जो मेरे और भी क्वेश्चंस थे वो मतलब उनका मुझे जवाब मिल भी गया, और ऑब्वियसली उम्मीद है कि बाकी के जो भी व्यूअर्स वगैरह हैं तो वो भी इस अब तक के क्वेश्चंस को एंजॉय करेंगे। एक मेरा थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन था कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में ना लोग सैलरी की जगह जो उसके बेनिफिट्स होते हैं ना उस पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, ठीक है। या तो उनकी सैलरी ऑब्वियसली अच्छी होती है और बेनिफिट्स उनके थोड़े से लो होते हैं, या तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बेनिफिट्स इतने अच्छे देते हैं मगर सैलरी में थोड़ा सा वो करना पड़ता है।
या डेजिग्नेशंस पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो व्हाट डू यू थिंक, या ये भी जो है स्टेज बाय स्टेज ही चलता है कि जो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस वाला है उसके लिए कॉम्प्रोमाइजिंग चीज़ सैलरी नहीं, उसको जो है सैलरी कॉम्प्रोमाइज़ भले वो कर ले बट वो डेजिग्नेशन की तरफ जाए, तो सर इसके बारे में आपका व्हाट डू यू से? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। यार देखें, डेजिग्नेशन जो है ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट एट टाइम्स डेंजरस चीज है। आपने 2 साल के एक्सपीरियंस की बात की, फॉर एग्जांपल आपने किसी को हायर किया 2 साल के एक्सपीरियंस को, आपने कहा तुम सीनियर मैनेजर हो, ठीक है। हाँ, वो जो डेजिग्नेशन है ना मार्केट में, वो उसके लिटरली उसके लिए बहुत डेंजरस बन जाएगी फॉर हिज नेक्स्ट जॉब, बिकॉज वो मैच नहीं हो रही 2 साल 3 साल के एक्सपीरियंस में सीनियर मैनेजर। ठीक है। उसका प्रोफाइल क्या है, उसका पोर्टफोलियो क्या है, वो जो मैनेज कर रहा है। अब आप सीनियर मैनेजर को कह रहे हैं यार कोल्ड कॉलिंग कर लो, जाके लीड जनरेट कर लो, तो फिर सीनियर मैनेजर नहीं हुआ ना, सही। ठीक है। और उसको उस बड़ी डेजिग्नेशन से नीचे आने में ना बहुत बड़ा नुकसान होगा, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट जॉब के असिस्टेंट मैनेजर पे जाएगा, फिर वो जो एक्चुअल है उसकी या एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। सो एक तो ये बात हो गई। दूसरी आपने कहा कि सैलरी कम होती है, वर्क्स ज्यादा होते हैं। कभी आप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को देखें एक दफा कि वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो आपको सैलरी थोड़ी सी कम देंगी, लेकिन आपको ग्रेजुएटी भी दे रही होंगी, वो प्रोविडेंट फंड भी दे रही होंगी, वो दोनों चीजें दे रही होंगी। नॉर्मली एक चीज मिलती है, ठीक है। वो आपको साल में 2 बोनस दे रही है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसका तरीका ये, जो मैंने एक्सेल शीट की बात की थी ना, जी जी, आप 2 बोनस डालें, डिवाइड कर लें उसको 12 से। ठीक। अगर आप मांग रहे हैं 1,50,000 रुपए और वो आपको दे रहे हैं 1,30,000 रुपए, लेकिन एक वो 2 बोनस दे रहे हैं आपको, और आपको जहाँ पे 1,60 मिल रही है वो एक भी बोनस नहीं दे रहा, सही। ठीक है। सो 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 260,000 डिवाइडेड बाय 12 अपनी सैलरी में ऐड कर लें, आप 1,60,000 से ज्यादा ले रहे हैं, सही। ठीक है। सो कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इसके अंदर, बिल्कुल है। ठीक है। प्लस आपको ग्रेजुएटी भी मिल रही है, प्रोविडेंट फंड भी मिल रहा है। प्रोविडेंट फंड आपको 10% फॉर एग्जांपल कट रहा है हर महीने, 10% कंपनी ऐड कर रही है उसके अंदर, तो ठीक है। वो 20% मिल रहा है, ठीक है। सो आप पहुंच गए। अच्छा, मोस्टली जो प्रोविडेंट फंड होता है वो मिला जुला के साल की एक सैलरी बनता है, ठीक है। उसको 12 से डिवाइड करें, ठीक है, सही। वो 10,000 रुपए और ऐड कर ले, आप 1,70,000 पे पहुंच गए। सही। सो यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ टू कैलकुलेट द सैलरी। सही। सिर्फ नंबर नहीं देखना, नंबर नहीं देखना ऑब्वियसली, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे ख्याल में हमारी वाली जनरेशन को तो इतनी नॉलेज नहीं है। होनी चाहिए, होनी चाहिए। हाँ। अब देखिए, फॉर एग्जांपल एक कंपनी कहती है कि यार मैं आपको 15,000 पेट्रोल का दूंगा, फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक कंपनी कहती है कि हम आपको 100 लीटर्स देंगे। 100 लीटर वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, बिकॉज पेट्रोल हर 15 दिन बाद बढ़ जाता है। बिल्कुल है। 15,000 अगर आप ले रहे होंगे तो वो हर दफा आपके पैसे कम हो रहे होंगे, सही। ठीक है। सो यहाँ से काम दिमाग इस्तेमाल करना है। दिमाग उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप जज्बात से दूर होते हैं। बिल्कुल। आपको ये नहीं करना कि यार नहीं, मैंने कह दिया मुझे 170 चाहिए तो मुझे 170 चाहिए। मैं आपको कई जगहों को प्रूव कर सकता हूँ कि कम सैलरी और पर्क्स के साथ कि ये पैकेज बेहतर है। सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज आस्क फॉर द रेम्यूनरेशन और अ पैकेज, वी डोंट आस्क सैलरी। सैलरी इज वन पार्ट ऑफ द पैकेज ना, सही। उसके साथ क्या क्या है और वो आपको बेनिफिट किस तरह दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी कहती है हम आपको ओपीडी भी देंगे, आउट पेशेंट, ठीक है। एक कंपनी कह रही है हम ओपीडी नहीं देंगे। अब ओपीडी फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 रुपए अगर साल का है, जिसमें आपका फैमिली का दवाइयों का खर्चा हो रहा है, वो आपकी सैलरी से बच रहा है ना, बिल्कुल बच रहा है। तो आप उसको अकाउंट फॉर करेंगे, बिल्कुल। ठीक है। सो सैलरी नेगोशिएशन में इट शुड नॉट बी ओनली सैलरी नेगोशिएशन, इट शुड बी पैकेज कंसिडरेशन। ठीक है। You see, there is a difference between consideration and negotiation. So, consideration can eliminate the word negotiation because negotiate आप जब करते हैं आपको समझ नहीं आ रही होती। जब आप consider करना शुरू करते हैं चीजों को, perks को, benefits को, so आप negotiation की तरफ शायद जरूरत भी ना पड़े आपको। आप क्या ओके फाइन, वो आपने देखा आपके सामने एक्सेल शीट है, बॉटम लाइन आपके पास आ गई, आपने समझा ओके फाइन, आई एम गुड, थैंक यू। हाँ, बड़ी सिंपल सी बात। इट्स नॉट अ ईगो प्रॉब्लम। हर दफा निगोशिएट करना जरूरी भी नहीं है। अगर आपको अच्छी चीज मिली आप ना करें। अगर आप कहते हैं ये कंपनी ऐसी जिसमें मुझे टैग अगर मिलेगा तो मैं
अगली 2 साल बाद जो जॉब करूंगा उसमें मैं 3 टाइम्स ज्यादा मुझे मिल जाएगी। सो आपको पता है कि यार आप उसका नाम इस्तेमाल करेंगे उस कंपनी। एग्जैक्टली। ठीक है, अब आपको नाम भी इस्तेमाल करना है, आपको पैसे भी ज्यादा चाहिए, आपको हर चीज चाहिए। दैट्स आई थिंक दैट्स नॉट अ फेयर आस्क टू बी ऑनेस्ट। सो वन शुड बी फेयर विद हिम और हरसेल्फ फर्स्ट। अपने आप के साथ तो फेयर हो पहले। एग्जैक्टली ऐसे ही है। सो ये सारी चीजें हैं जो एलिमेंट्स हैं। आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ देम। Most of इफ them. यू वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स प्लीज। नहीं सर, दैट्स ऑल, क्योंकि आपने मतलब काफ़ी डिटेल्ड बताया सारी चीज़ों को, और जो खुद के भी मेरे क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी सारे कवर ही हो गए आई एम हैं। ग्लैड टू नो दिस। और थैंक्स फॉर कमिंग हियर, और आपने टाइम दिया हमें, और काफ़ी आपसे मिलने का शौक भी था, तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे मिले, और आई रियली थैंक टू ज़ाबिस्ट कि उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया। और यू आर ऑलवेज वेलकम। आई एम ऑलवेज अवेलेबल व्हेनेवर यू गाइस नीड। इफ Yes, आपको sir, अगर आपको thanks. कोई सेशन करना है, कुछ करना है, आई एम अवेलेबल। नो वरीज। सही। That's all for today, and thanks for Zabist and FM Digital for cooperating with us and giving us some of the time. Thank you. थैंक यू।